नमस्कार बच्चों, आइए देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के 2011 का यूपी टेट का पेपर। पर्यावरण अध्ययन इसमें कैसा आया था, एक एक क्वेश्चन पर नजर डालेंगे और उनके आंसर्स करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? इसका आंसर हो जाएगा WWF। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, या इसको यूएस और कनाडा में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड का जो है, इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो तो दूषित होता ही है, साथ साथ में बह के भी पानी अगर नदियों में पहुंचता है तो उससे भी जल प्रदूषण होता है। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं वो कहलाते हैं। ऐसे सॉल्ट जो जल का अवशोषण मतलब जल को सोखते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसका अर्थ है कि जो जानवर जहां पर पाया जाता है उसके नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण किया जाए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्वस्थानिक संरक्षण। क्या कहते हैं? स्वस्थानिक। अगर वो जानवर कहीं माइग्रेट करके गया है और वहां का मेंटेनेंस का बात किया जाए तो वो अपस्थानिक संरक्षण होता है। चलिए, समुद्रिक सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है। जीवंत जीवाश्म इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित है। यानी बहुत सारी प्रजातियां जो है एक्सटिंक्ट हो गई, नष्ट हो गई हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन सामुद्रिक जो कच्छप है यानी कि समुद्री कछुए वो अभी भी है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के जलभागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के जो जलीय परितंत्र है उनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो ऑलिव रिडले नाम का है। विश्व उष्मायन, या आप इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हो, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो वाहनों से निकली गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारक है। चलिए आगे देखते हैं। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? यानी ऐसा रॉक, ऐसी चट्टानें जिनमें धातु पाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? बहुत इजी सा आंसर है, उनको बोलेंगे अयस्क। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे कौन सी गैस को अवशोषित करते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इस तरह से वो प्रदूषण को घटाते हैं। भूकंप मापा जाता है, भूकंप मापा जाता है रिक्टर स्केल पे। न्यूटन की बात करें तो वो बल को मापता है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि प्रदूषण को मापता है। और बोफोर्ट जो पैमाना होता है वो महासागरीय विंड की जो स्पीड और इन सब का है उसको मापता है। महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण है। तो महासागरों में जल का स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो ग्लेशियर्स है यानी कि जो बर्फ है, ध्रुवीय प्रदेशों में पोलर एरिया है, वहां की जो बर्फ है वो पिघलती है और उससे क्या है, महासागरों का जल स्तर बढ़ता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन? तो इन सारी सल्फर में से जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ये सबसे हानिकारक होती है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं वृक्षों द्वारा। अभी इसके पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा है कि वृक्ष कैसे वायु प्रदूषण को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर। विश्व परिवार विश्व सॉरी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को बच्चों, ठीक है। इसके अलावा नजर डाल लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। 5 नवंबर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नवंबर को मनाया जाता है सुनामी जागरूकता दिवस। कौन सा होता है? सुनामी जागरूकता दिवस। बहुत सारे देशों में 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है, आप जानते हो भारत में। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ये तो बहुत ही आसान सा है, ओजोन। ओजोन जो है हानिकारक किरणों को आने से रोकता है। किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करता है। तो फ्लोरा और फोना जो होता है किसी भी जगह का, वो वहां के पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करता है।
पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इनमें से जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वो है तालाब, क्योंकि तालाब में क्या है, आपको जैविक अजैविक घटक मिलेंगे जो एक दूसरे पर निर्भर होंगे। कौन जीवी कारक नहीं है? तो इनमें से देखिए पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट यानी जीवी कारक है। लेकिन प्रस्तर, जिसको आप रॉक कहते हो, चट्टान कहते हो, वो क्या है? जीवी कारक नहीं है, वो एक जैविक घटक नहीं है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाएंगे स्थल मंडल में, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो लिथोस्फीयर। अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है। तो अन्य मृत जंतुओं को जो खाते हैं उनको मृतोपजीवी या स्कैवेंजर कहेंगे। क्या कहेंगे? स्कैवेंजर कहेंगे। पैरासाइट कहते हैं परजीवी को जो दूसरे जंतु या पौधे पर पूर्णतया निर्भर होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं। डीकंपोजर होते हैं अपघटकों को, इसमें क्या है, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। ऑमनीवोर सर्वाहारी होता है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। क्या हो जाएगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? विश्व उष्मायन फिर से आ गया बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन जो कारण है वो क्या है? वो है वायु प्रदूषण। महासागरों ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग है। अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही विवादास्पद है, क्योंकि अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी में जो जल का भाग है वो 71% है, और इस 71% का 96% महासागरों में है, बाकी भूमिगत जल है। इस हिसाब से अगर देखें तो ये इसका जो रेशियो आता है वो 2/3 और 3/4 के बीच में आता है। ज्यादा क्लोज वो 2/3 के है, बट जो आंसर की आपकी आई थी 2011 में, उसमें उन्होंने 3/4 बोला था। तो आई गेस इसमें अगर आप 2/3 भी लगाओ तो भी सही है, और बहुत सारे लोग इसको 3/4 भी मानते हैं। स्टेलेक्टाइट एवं स्लेगमाइट में निक्षेपण होता है। तो ये जो रॉक्स है इनमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वहां मौजूद होता है। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो धुआं एवं कुहासा बिल्कुल है। वाहनों से निकलने वाली गैस बिल्कुल है। जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस बिल्कुल है। तो ये सारे के सारे क्या है, वायु प्रदूषण के एग्जाम्पल है। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम कागज के थैलों का प्रयोग करता है। भाई कागज के थैले ही तो है जो किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जबकि प्लास्टिक, नायलॉन और चमड़े के होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, तो कितना प्रतिशत है हवा में ऑक्सीजन? 21% है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है, यानी कि एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर का स्केल है वो कौन सा है? तो एब्सोल्यूट स्केल केल्विन को बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, बिल्कुल होता है। सभी पौधों में तो नहीं होता है ना, हरे पौधों में होता है। तो क्या हो जाएगा? सभी हरे पौधों द्वारा। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि का स्तर या ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया है पीछे। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन सा होगा? प्लास्टिक होगा। बाकी सारे क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है या इनका यूज हो सकता है बार बार में, बट प्लास्टिक क्या है, वो हानिकारक होता है। तो ये था 2011 के ईवीएस के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।